So in the last lecture we covered antiviral agents. हमने लास्ट लेक्चर में एंटीवायरल एजेंट स्टार्ट करे थे तो उसके अंदर हमने एंटीवायरल एजेंट्स के अंदर सबसे पहले हमने एंटी हर्पीज वायरस के बारे में पढ़ा था। जो भी एजेंट्स हमारे पास हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस या फिर हर्पीज ज़ोस्टर वायरस के कारण हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं, उनकी हमारे पास ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था हमने। और इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, एंटी हेपेटाइटिस एजेंट, एंटी रीनोवायरल एजेंट्स और अदर एजेंट्स जो हमारे पास पोटेंसी रखते हैं टू किल द वायरल सेल्स। सो अभी जो हमारे पास वायरसेस की वजह से सबसे पहले जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इन्फ्लुएंजा हमारे पास एक डिसीज है जिसके अंदर हमारे पास फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, हमारे पास रनिंग नोज और हमारे पास डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जैसे सिम्टम्स आते हैं, दैट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा अगर आपको याद हो तो 2012 के अराउंड हमारे पास बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसे हमारे पास पेंडेमिक्स आए थे जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड थे और हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे थे ड्यू टू बर्ड फ्लू और हमारे पास स्वाइन फ्लू जो कि हमारे पास कॉज हो रहा था H1N1 वायरस से। सो ये जो हमारे पास H1N1 वायरस है उसके कारण जितने भी हमारे पास वायरल डिसीजेस होते हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है हम एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट से करते हैं। सो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स के अंदर हमारे पास अमंटाडीन, रिमंटाडीन और सर्टामिवीर और ज़ानामिवीर जैसी ड्रग्स आती हैं। फिर से देखिए एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स के अंदर या एंटी इन्फ्लुएंजा वायरसेस के अंदर हमारे पास अमंटाडीन, रिमंटाडीन और सर्टामिवीर और ज़ानामिवीर जैसे एजेंट्स आते हैं। सो जो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके अंदर जो हमारे पास अमंटाडीन और रिमंटाडीन है ये दोनों हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो मेन एम है इनका, वो हमारे पास इनहिबिशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस है। अब ये इन्फ्लुएंजा हमने जब कल वायरल सेल्स की हमने प्रोग्रेशन पढ़ी थी कि हमारे पास जो वायरल सेल है वो रेप्लिकेट करता है कैसे, एंटर कैसे करता है, तब हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था एंट्री। वो हमारे पास वायरल सेल जो है वो अटैच हो जाता है ह्यूमन सेल पे या फिर होस्ट सेल के ऊपर और फिर एंटर करता है और फिर रिलीज करता है अपना डीएनए या आरएनए। तो जो ये रिलीज करने वाला प्रोसेस था उसको हम कहते थे अनकोटिंग। सो व्हाट अमंटाडीन एंड रिमंटाडीन डू, they prevent the uncoating of DNA or RNA from the viral cell and due to prevention of the uncoating हमारे पास क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है डीएनए की, हमारे पास रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है वायरस की। फिर से सुनिए क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अमंटाडीन और रिमंटाडीन जो दोनों एजेंट्स हैं ये हमारे पास अनकोटिंग ऑफ वायरस को स्टॉप करते हैं। अब अनकोटिंग ऑफ वायरस को स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो डीएनए की फर्दर रेप्लिकेशन थी वो स्टॉप हो जाएगी, जो हमारे पास एलोंगेशन थी डीएनए की वो स्टॉप हो जाएगी और जब रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी तब हमारे पास फर्दर वायरस जो है वो अपनी डिसीज को स्प्रेड नहीं कर पाएगा। सो ये हमारे पास होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अमंटाडीन और रिमंटाडीन का। अब जो हमारे पास ये दोनों एजेंट्स हैं अमंटाडीन और रिमंटाडीन, ये हमारे पास सिमिलर एजेंट्स हैं। इनके अंदर हमारे पास जो रिमंटाडीन एजेंट है, रिमंटाडीन हमारे पास ज़्यादा प्रेफरेबल है इन कंपैरिजन टू अमंटाडीन, क्योंकि जो रिमंटाडीन एजेंट है इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग, ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमारे पास इसका एक्शन रहता है। उसके अलावा हमारे पास इसकी जो एफिकेसी है फॉर द इन्फ्लुएंजा वायरसेस रिमंटाडीन की वो ज़्यादा है, ज़्यादा एक्टिव हमारे पास ड्रग है रिमंटाडीन। सो अमंटाडीन और रिमंटाडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है। हमारे पास क्या करते हैं, अनकोटिंग को प्रिवेंट करते हैं डीएनए की या आरएनए की फ्रॉम इन द वायरस और ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ अनकोटिंग इट स्टॉप्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए ऑफ द वायरस। अब रेप्लिकेशन स्टॉप करने के बाद हमारे पास जो ये दोनों एजेंट हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है, सिर्फ फर्क क्या है, हमारे पास जो रिमंटाडीन एजेंट है रिमंटाडीन इज मोर एक्टिव, लॉन्गर एक्टिंग, उसके अलावा हमारे पास ज़्यादा प्रेफरेबल है रिमंटाडीन। अब इनके हमारे पास रिमंटाडीन दोनों वेल एब्जॉर्ब्ड है,
हमारे पास CSF के अंदर भी इनकी जो कंसंट्रेशन है वो एप्रोप्रिएट पहुंच जाती है, लेकिन हमारे पास इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, उसके अलावा एनोरेक्सिया, डिजीनेस, इंसोम्निया, और इसके अलावा हमारे पास एंकल एडेमा हो जाता है, और हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन में डिफिकल्टी आती है अगर कोई पेशेंट हमारे पास ब्रिमंटाडिन और अमंटाडिन ले रहा हो। क्या क्या होता है हमारे पास? नोजिया वॉमिटिंग के अलावा डायरिया हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, एंकल एडेमा हो जाता है, यानी कि हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है एंकल के अंदर और एंकल स्वेल कर जाते हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, एनोरेक्सिया हो जाता है, और डिजीनेस कॉज होता है ड्यू टू द यूज ऑफ अमंटाडिन एंड रिमंटाडिन। उसके अलावा हमारे पास जो एजेंट्स हैं, अब जो हमारे पास ये रिमंटाडिन और अमंटाडिन दोनों एजेंट्स हैं, रिमंटाडिन और अमंटाडिन हमारे पास जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है उसकी वजह से जितने भी डिसीजेस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हमारे पास प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज होता है, जो हमारे पास हाई रिस्क के पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स हमारे पास जिनको जो हाई रिस्क पे रहते हैं, जिनकी हमारे पास इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, या फिर ऐसे पेशेंट्स जो कांटेक्ट में आए हैं किसी प्रीवियस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड पेशेंट के, तो हमारे पास वो हाई रिस्क हो जाता है कि उनको इन्फ्लुएंजा हो सकता है। तो उन पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, प्रोफाइलैक्टिकली, यानी कि फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज हम उनको क्या करते हैं, रिमंटाडिन या अमंटाडिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अब जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है उसकी जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, उसके लिए जो डोज है अमंटाडिन की, दैट इज 200 mg पर डे फॉर 5 days once in a day। तो अमंटाडिन या रिमंटाडिन हमारे पास कैसे प्रिस्क्राइब की जाती है, 200 mg की डोज दी जाती है 5 दिन के लिए और once in a day। तो उसके अलावा हमारे पास अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंजा ए वायरस की प्रिवेंशन के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो अमंटाडिन एजेंट है, अमंटाडिन हमारे पास, अगर आपको याद हो तो जब हमने पार्किंसंस कवर करा था तब हमने कवर करा था कि पार्किंसंस की ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास अमंटाडिन यूज होती है, क्योंकि हमारे पास अमंटाडिन डोपामिन का लेवल इंक्रीज कर देती है, तो उसकी वजह से हमारे पास पार्किंसंस में अमंटाडिन हमारे पास यूज होती है। अब जो इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो हमारे पास जब हमारे पास अमंटाडिन यूज की जाती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इन कंपैरिजन, क्योंकि हमारे पास डोपामिन भी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो थोड़ा सा हैप्पियर फील करता है। उसके अलावा हमारे पास एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल एजेंट्स के अंदर हमारे पास 2 एजेंट्स और है, ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर। अब जो ये ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर एजेंट्स हैं, ये दोनों हमारे पास जब पेंडेमिक आया था तब हमारे पास H1N1 की ट्रीटमेंट के लिए तब हमारे पास ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर वाइडली यूज किए गए थे, और ये हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए तो यूज किए गए थे, उसके अलावा हमारे पास प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए कि हमारे पास इन्फ्लुएंजा होए ना, तब हमारे पास ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर यूज किए गए थे। अब जो ये हमारे पास ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर है, ये दोनों भी हमारे पास क्या करते हैं, रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। हमारे पास रेप्लिकेशन को कैसे इनहिबिट करते हैं, न्यूरामिनिडेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। अब न्यूरामिनिडेज एंजाइम एक्टिविटी हमारे पास क्या करती है, जो डॉटर वायरल सेल्स बनते हैं, डॉटर वायरॉन्स बनते हैं हमारे पास, उनकी जो सेपरेशन होती है उसके अंदर हमारे पास न्यूरामिनिडेज जो एंजाइम है उसका हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और हमारे पास जो ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है न्यूरामिनिडेज एंजाइम को। फिर से देखिए, हमारे पास जब रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन के अंदर हमारे पास जब हमारे पास 2 डीएनए के सेल्स बनते हैं, तो डीएनए हमारे पास जॉइंट होते हैं, और हमारे पास ये क्या होता है, डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये जब डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है तब हमारे पास यहाँ पे सेपरेशन होती है। अब ये जो हमारे पास सेपरेशन होनी है, ये दोनों, ये हमारे पास जो ये इनका कनेक्शन है ये ब्रेक हो जाता है, और हमारे पास अलग अलग सेल्स, डॉटर सेल्स बन जाते हैं।
जब हमारे पास वायरस रेप्लिकेट करता है, तो वायरस जब इनिशियली रेप्लिकेट करता है वो अपने सेल के अंदर क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को पहले रेप्लिकेट कराता है। तो जब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन हो जाती है, तब उसके अराउंड हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फरोइंग। हमारे पास फरोइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल के अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन बनानी शुरू कर देती है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनानी शुरू करती है, जो कि हमारे पास कुछ ऐसे दिखते हैं। तो जब डॉटर सेल्स का फाइनली हमारे पास सेपरेट होना होता है, जो हमारे पास सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन, हम उनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो जब हमारे पास डॉटर सेल्स की सेपरेशन होती है वायरल सेल्स के अंदर, तब हमारे पास एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि है न्यूरोमिनीडेज। सो हमारे पास सेपरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूरोमिनीडेज। अब जब ये न्यूरोमिनीडेज की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, तब हमारे पास सेपरेशन नहीं होगी डॉटर सेल्स की, और डॉटर सेल्स की सेपरेशन नहीं होगी तो हमारे पास फर्दर जो है वो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, और हमारे पास जो रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो जो ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर है, ये हमारे पास वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। वायरल रेप्लिकेशन को कैसे इनहिबिट करते हैं, हमारे पास ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर हमारे पास सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स को प्रिवेंट करते हैं। और डॉटर सेल्स की सेपरेशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, हमारे पास जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूरोमिनीडेज, जो कि है हमारे पास एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, उसको इनहिबिट करते हैं। और जब हमारे पास ये एंजाइम इनहिबिट होती है, तब हमारे पास क्या होता है, जो रेप्लिकेशन है डीएनए वायरस की, वो हमारे पास स्टॉप हो जाती है। और अल्टीमेटली हमारे पास जो वायरस का कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, और हमारे पास सिम्टम जो है वो डिक्रीज होने लग जाते हैं वायरल डिसीज के। उसके अलावा अब हमारे पास जो ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर है, ये हमारे पास क्या करते हैं, ड्यूरेशन कम कर देते हैं हमारे डिसीज का, और सिवियरिटी कम कर देते हैं डिसीज का। उसके अलावा हमारे पास जो ओसेल्टामिविर ड्रग है, ओसेल्टामिविर ड्रग हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होती है जब हम इनिशियली लेते हैं, और वो एस्टरेजेस जो है लिवर के अंदर, वो हमारे पास ओसेल्टामिविर को एक्टिवेट करती है। सो एस्टरेजेस इन द लिवर एक्टिवेट ओसेल्टामिविर एंड ज़ानामिविर। उसके अलावा हमारे पास ओसेल्टामिविर इनिशियली हमारे पास वेल टॉलरेटेड होती है, लेकिन बहुत कम साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डायरिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं हमारे पास ओसेल्टामिविर के। और उसके अलावा हमारे पास जो ज़ानामिविर है, ज़ानामिविर हमारे पास नोजिया वॉमिटिंग कॉज करता है, लेकिन अगर ज़ानामिविर इनहेलेशनली दिया गया हो, यानी कि हमारे पास वेपर्स दिए गए हो, तो हमारे पास अगर इनहेलेशन के थ्रू ज़ानामिविर की एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, तब हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट को हमारे पास सांस लेने में दिक्कत आती है अगर हमारे पास इनहेलेशनली हमारे पास ज़ानामिविर दी गई हो। तो अगर हमारे पास लंग्स का कोई डिसऑर्डर है, लंग्स के अंदर वायरल इन्फेक्शन है, तब हमारे पास हम ज़ानामिविर अवॉइड करते हैं, लेकिन हमारे पास जो इसका इफेक्ट है वो हमारे पास इनहेलेशन के थ्रू ही आता है। सो फॉर अ टाइम भी हमारे पास ये क्या होता है, ड्यूरेशन कम हो जाता है और सिवियरिटी कम हो जाती है डिसीज की। उसके अलावा हमारे पास इन्फ्लुएंजा की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर यूज किया जाता है। सो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स आती है, नेक्स्ट क्लास ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स आते हैं, वो है हमारे पास एंटी हेपेटाइटिस एजेंट्स। सो एंटी हेपेटाइटिस एजेंट्स के बारे में, अब आपको हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी। हमारे पास हेपेटाइटिस ए, बी, सी 3 हमारे पास वायरसेस होते हैं। सो अभी एंटी हेपेटाइटिस के एजेंट्स के अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं, एडेफोविर है, एंटामावीर है, रिबाविरिन है और इंटरफेरॉन्स है। हमारे पास 4 मेन एजेंट्स हैं हमारे एंटी हेपेटाइटिस एजेंट्स के अंदर। सबसे पहले है हमारे पास एडेफोविर, सेकेंड एजेंट है हमारे पास एंटेकाविर, थर्ड एजेंट है हमारे पास रिबाविरिन, फोर्थ एजेंट है हमारे पास इंटरफेरॉन्स। सो अब सबसे पहले हमारे पास एजेंट्स हैं एडेफोविर। अब जो एडेफोविर है वो हमारे पास इफेक्टिव होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए,
और एडेफोविर जो है वो हमारे पास एडेफोविर डिपीवॉक्सिल के फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। सो मार्केट के अंदर जो एडेफोविर ड्रग है वो एडेफोविर डिपीवॉक्सिल के हमारे पास फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और हमारे पास जो एडेफोविर डिपीवॉक्सिल है वो कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, स्पेसिफिकली एस्टरेजेस एडेफोविर के अंदर। और एडेफोविर के अंदर कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास बॉडी के अंदर एडेफोविर डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे पास वायरल डीएनए पॉलीमरेज का जो हमारे पास इफेक्ट होता है उसको इनहिबिट करता है। सो होता क्या है हमारे पास एडेफोविर मार्केट में हमारे पास एडेफोविर डिपीवॉक्सिल की फॉर्म में आती है, फर्स्ट पॉइंट। Secondly, it is a prodrug and Adafovir dipivoxil is a prodrug of Adafovir. It is converted into Adafovir by the liver enzymes, specifically esterases, and Adafovir is further phosphorylated into Adafovir diphosphate. Adafovir से Adafovir diphosphate बन जाता है, और जो Adafovir diphosphate होता है वो हमारे पास क्या करता है वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। अब वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो थी वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनएस। अब अगर हमारे पास रेप्लिकेशन नहीं होगी, वन ऑफ द एंजाइम्स है हमारे पास रेप्लिकेशन प्रोसेस में डीएनए के, तो अगर हमारे पास वायरल डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिट हो जाएगी तब हमारे पास रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। और उसके अलावा एक तो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, सेकेंडली हमारे पास क्या करता है जो एडेफोविर ड्रग है, एडेफोविर हमारे पास एनालॉग होती है वायरल डीएनए के, हमारे पास जो कंपोनेंट है उसकी, और उसकी वजह से हमारे पास इनकॉर्पोरेट हो जाती है वायरल डीएनए के अंदर, और वायरल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होने की वजह से हमारे पास जो डीएनए का चेन है उसकी टर्मिनेशन हो जाती है। अब जो एडेफोविर है वो हमारे पास 18 आवर्स तक लास्ट करती है, हमारे पास वंस डेली दी जाती है। अब एडेफोविर हमारे पास बहुत कम साइड इफेक्ट्स शो करती है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि हेडेक, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, और उसके अलावा बहुत कम दिख रही है लेकिन टॉक्सिसिटी भी रिपोर्टेड, हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी रिपोर्टेड है इन द केस ऑफ एडेफोविर। अब जो हमारे पास एडेफोविर एजेंट है, एडेफोविर स्पेसिफिकली हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरसेस के लिए हमारे पास के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। तो जितने भी हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस होता है तो उसके अंदर हमारे पास एडेफोविर प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा अब जो हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास लैमिब्यूटिन एक एजेंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंटी रेट्रोवायरल के अंदर, लैमिब्यूटिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं पेशेंट्स। पहले बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी लेकिन अब नहीं यूज़ करते क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स रेजिस्टेंट, जो हमारे पास वायरल सेल्स हैं वो हमारे पास रेजिस्टेंट हो गए हैं। सो उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है एडेफोविर प्रिस्क्राइब की जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है, नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास एंटेकाविर। अब जो एंटेकाविर एजेंट है ये हमारे पास गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग है। ये हमारे पास क्या करता है, ये भी हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। और हमारे पास जो एंटेकाविर एजेंट है, एंटेकाविर हमारे पास एम्प्टी स्टमक प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास फूड के साथ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, फूड इसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है इन कंपैरिजन, इसीलिए हमारे पास एंटेकाविर एंड एम्प्टी स्टमक दी जानी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास एंटेकाविर भी इन्फ्लुएंजा वायरस की, हमारे पास जितनी भी ड्रग इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से जितने भी हमारे पास डिसीजेस कॉज होते हैं, और हमारे पास हेपेटाइटिस के वायरस के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एंटेकाविर यूज किया जाता है। नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास रिबाविरिन। अब रिबाविरिन जो एजेंट है हमारे पास, ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एक्टिविटी होती है। इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी वायरस को तो इनहिबिट करता ही करता है, उसके अलावा हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस RSV बोलते हैं। सो इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी के अलावा रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस की ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास रिबाविरिन यूज होता है। और हमारे पास बहुत सारे जो RNA और DNA
जो हमारे पास सिवियर इन्फ्लुएंजा होता है और जो मीजल्स है, इन दोनों की ट्रीटमेंट में हमारे पास रिबाविरिन यूज होता है। नेक्स्ट जो एजेंट है हमारे पास दैट इज इंटरफेरॉन्स। अब जो इंटरफेरॉन्स है, इंटरफेरॉन्स हमारे पास साइटोकाइंस हैं जो कि होस्ट सेल खुद प्रोड्यूस करता है फॉर फाइटिंग विद द, जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारे जो होस्ट सेल्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं। अब जो इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं हमारे पास मेजर 3 टाइप के इंटरफेरॉन्स रिलीज होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अब जो ये तीनों इंटरफेरॉन्स है हमारे पास, इनके अंदर जो अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन्स है वो हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस के साथ फाइट करते हैं, और जो हमारे पास गामा इंटरफेरॉन्स है वो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स की वजह से रिलीज होते हैं, जो कि हमारे पास एंटीजेंस के हमारे पास रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं। सो अल्फा एंड बीटा जो इंटरफेरॉन्स है वो हमारे पास फाइट करते हैं with the viruses which cause the disease in host cell. So हमारे पास जो इंटरफेरॉन्स है, इंटरफेरॉन्स हमारे पास एंटी प्रोलिफरेटिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं इंटरफेरॉन्स? इंटरफेरॉन्स हमारे पास एंटी प्रोलिफरेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब एंटी प्रोलिफरेटिंग एजेंट्स मतलब हमारे पास ये क्या करते हैं, जो हमारे रेप्लिकेशन है या ग्रोथ है फर्दर वायरल सेल्स की, उसको स्टॉप करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इंटरफेरॉन्स है वो हमारे पास इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे पास इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं होस्ट सेल की, जिसकी वजह से हमारा जो वायरल सेल्स है वो हमारे होस्ट सेल्स के ऊपर उनको डिफिकल्टी होती है सर्वाइवल के लिए। अब जो इंटरफेरॉन्स है, इंटरफेरॉन्स हमारे पास वर्क कैसे करते हैं? इंटरफेरॉन्स हमारे पास जैक-स्टैट पाथवे से हमारे पास वर्क करते हैं। So there is this pathway जो हमारे पास जैक-स्टैट पाथवे कहते हैं। अब जो भी हमारे पास वायरल सेल्स प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं वो हमारे पास जैक-स्टैट नाम के एक पाथवे से हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं या सिंथेसिस करते हैं। तो हमारे जो इंटरफेरॉन्स है, इंटरफेरॉन्स अल्फा और बीटा, वो क्या करते हैं, हमारे पास जैक-स्टैट पाथवे को इनहिबिट कर देते हैं, और ड्यू टू हमारे पास इनहिबिशन ऑफ जैक-स्टैट पाथवे क्या हो जाता है, हमारे पास जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वायरसेस की वो स्टॉप हो जाती है। और जब वायरसेस की प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तब वो अब प्रोटीन्स वायरस को हमारे पास फिजियोलॉजिकली फंक्शन करने के लिए नेसेसरी है। अगर हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो हमारा वायरस है वो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। उसके अलावा अब जो हमारे पास इंटरफेरॉन्स है, अब इंटरफेरॉन्स की वजह से हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास माइलो सप्रेशन हो जाती है, हमारे पास जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो के अंदर वो स्टॉप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज माइलो सप्रेशन। उसके अलावा हमारे पास हाइपोटेंशन हो जाता है, अरिथमियास कॉज होते हैं, एलोपेशिया हो जाता है, लॉस ऑफ हेयर्स, और हेडेक कॉज होता है, और एथ्रैल्जिया कॉज होता है, जिसके अंदर हमारे पास जॉइंट्स के अंदर पेन हो जाता है विद द यूज ऑफ इंटरफेरॉन्स। अब जो इंटरफेरॉन्स है ये हमारे पास हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों वायरसेस के लिए हमारे पास यूज किए जाते हैं, जो क्रॉनिक केसेस है हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी के उनके अंदर। उसके अलावा हमारे पास जो जेनाइटल वॉर्ट्स हो जाते हैं उसके अंदर हमारे पास इंटरफेरॉन्स यूज किए जाते हैं। जो हमारे पास एक ट्यूमर हो जाता है एड्स पेशेंट्स के अंदर जिसको बोलते हैं कैपोसी सार्कोमा, और उसकी ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास इंटरफेरॉन्स यूज किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ल्यूकीमिया के अंदर भी इंटरफेरॉन्स यूज किए जाते हैं, जो हमारे पास ब्लड का कैंसर हो जाता है। इसके अलावा एक और एजेंट है हमारे पास एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स के अंदर, दैट इज टेल्बिव्यूटिन, और जो टेल्बिव्यूटिन एजेंट है वो हमारे पास थायमिडीन का एनालॉग होता है, जो कि हमारे पास वायरल सेल्स को इनहिबिट करता है, डीएनए की चेन टर्मिनेशन हो जाती है, हमारे पास क्या होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा टीनोफोविर भी यूज किया जाता है, जो हमारे पास एड्स के पेशेंट्स होते हैं, जिन एड्स के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास हेपेटाइटिस कॉज हो जाए उनके अंदर टीनोफोविर यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज एंटी राइनोवायरल एजेंट्स। अब जो हम कहते हैं जो कॉमन कोल्ड हो जाता है, कॉमन कोल्ड का
वायरल हुआ है किसी पेशेंट को, तो उसके अंदर हमारे पास कॉमन कोल्ड हुआ है वायरस की वजह से, उसके अंदर हमारे पास एंटी रीनो वायरस एक नाम रीनो वायरस नाम का एक वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉमन कोल्ड के लिए। तो उसके लिए हमारे पास प्लेकोनारिल नाम की एक ड्रग यूज की जाती है। जो प्लेकोनारिल नाम की एक ड्रग है वो हमारे पास वर्क कैसे करती है, जब हमने वायरस की वो पढ़ी थी कि हमारे पास कैसे वायरस का अपना प्रोग्रेशन होती है, तब हमने पढ़ा था कि वायरस एंटर करता है, सबसे पहले एंट्री होती है, फिर अनकोटिंग होती है। तो हमारे पास एंट्री और अनकोटिंग दोनों प्रिवेंट करता है प्लेकोनारिल। उसके अलावा हमारे पास जो रीनोवायरल कोल्ड है, रीनो वायरस की वजह से जो कॉमन कोल्ड हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं हम प्लेकोनारिल से। उसके अलावा हमारे पास जब मेनिंजाइटिस हो जाता है तब भी हम प्लेकोनारिल यूज करते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास दो नए एजेंट्स हैं हमारे पास वायरल एजेंट, एंटीवायरल एजेंट्स। सबसे पहले है हमारे पास पैलीविजुमैब। अब पैलीविजुमैब हमारे पास एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। जिन भी ड्रग्स के पीछे हमारे पास MAB आए, ये हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमारे पास ये क्या करती हैं, स्पेसिफिकली पैलीविजुमैब हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस होता है उसकी ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है। और ये हमारे पास जो हाई रिस्क के पेशेंट होते हैं, जो हमारे पास 2 साल से कम के चिल्ड्रन है, जिनके अंदर हमारे पास लंग डिसीज हो जाती है, उनके अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए पैलीविजुमैब दिया जाता है। नेक्स्ट जो एजेंट है हमारे पास दैट इज इमिक्यूमोड। इमिक्यूमोड जो एजेंट है ये हमारे पास जेनाइटल वॉर्ड्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इमिक्यूमोड हमारे पास टॉपिकली एजेंट है, हमारे पास 5% की कंसेंट्रेशन की हमारे पास क्रीम या ऑइंटमेंट की फॉर्म्स में आता है। और इमिक्यूमोड हमारे पास जेनिटल वॉर्ड्स की ट्रीटमेंट करता है। हमारे पास जेनिटल जो इमिक्यूमोड है ये हमारे पास वर्क कैसे करता है, जब हम टॉपिकली एप्लीकेशन करते हैं इमिक्यूमोड की, ये हमारे पास सिंथेसिस करवाता है साइटोकाइन्स की, इंटरफेरॉन्स की, जो कि हमारे पास फर्दर फाइट करती है विद द वायरल सेल्स। और हमारे पास जो ये ड्रग है ये हमारे पास थ्राइस इन अ वीक लगानी होती है फॉर 16 वीक्स टॉपिकली। विद दिस आपके जो हमारे पास एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स, एंटी हेपेटाइटिस एजेंट्स, एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स और अदर एजेंट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स करेंगे, जो कि हमारे पास रेट्रोवायरस रिस्पॉन्सिबल था, हमारे पास फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था एड्स कॉज करने के लिए। हम पढ़ेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट